रात सोने लेटी तो भाभी जल्दी से कमरे में आई और मुझे मजेदार चॉकलेट खिला गई। रात जब मैं सोई तो अजीब सा ख्वाब देखा कि एक लड़के को मुझसे मोहब्बत हो गई और उसकी और मेरी शादी हो गई। हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। जब मैं हामला हो गई, मेरी गोद भराई की रस्म चल रही थी। अभी इतना ही ख्वाब देखा था कि अचानक शोर से आंख खुल गई। सामने मेरी अम्मी सर पीट पीट के रो रही थी। मैं परेशानी से खड़ी हुई, लेकिन जब हाथ पेट पर लगा तो कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरा नाम प्रीशा अफंदी है और सब प्यार से मुझे परी परी कहते थे। अपने नाम की तरह ही मैं बाकमाल, यूनिक और खूबसूरत थी, बिल्कुल परियों जैसी। मेरा नाम परीशा मेरी पुप्पो ने रखा था, जो मुझसे बेइंतहा प्यार करती थी। पुप्पो ही क्या, मुझसे तो सारे घर वाले ही बहुत प्यार करते थे। मैं अपने माँ बाप की सबसे छोटी और इकलौती बेटी थी। मुझसे बड़े 2 भाई थे, बड़े भाई नकाश और फिर आकाश भाई, जिनकी जान बसती थी मुझ में, और मुझे भी उन्हें देखकर जैसे सांस आती थी। मेरे अब्बा मेरे दादा दादी के इकलौते बेटे थे और मेरी पुप्पो इकलौती बेटी थी। इसके अलावा अब्बा और पुप्पो का कोई भाई बहन नहीं था। अब्बा 10वीं क्लास में थे और पुप्पो 8वीं में, जब मेरे दादा का इंतकाल हो गया था, और इसके बाद सारी जिम्मेदारी मेरे अब्बा के सर पर आ गई थी, जिससे मेरे अब्बा ने बखूबी निभाया था। और पुप्पो को कभी ये महसूस नहीं होने दिया था कि वो यतीम हो चुकी हैं। अब्बा ने पहले पुप्पो की शादी करवाई और फिर खुद की शादी। अब्बा की शादी पुप्पो ने अपनी पसंद से करवाई थी। मेरी अम्मी मेरी पुप्पो की बेस्ट फ्रेंड थी। दोनों ने एक साथ ही स्कूलिंग की थी और फिर एक ही कॉलेज से ही पढ़ा था, तो दोनों की दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी थी। और शायद यही वजह थी कि रवायती नंद भाभी वाली चपकलश दोनों में देखने को नहीं मिलती थी। दोनों में इतना प्यार था कि देखने वाले हैरान रह जाते थे कि ये सच में नंद भावच है। दोनों का रिश्ता मिसाली था, और जब माओ में इतना प्यार था तो हम बच्चों में क्यों ना दोस्ती होती। पुप्पो के 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा जो कि काफी बड़ा और खड़ूस था, और इसका नाम भी खड़ूसों वाला ही था, तैमूर कासमी। और इससे छोटी थी आयशा कासमी, जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। और अक्सर मैं कह दिया करती थी कि आयशा को मैं अपनी भाभी बनाऊंगी और अम्मी और पुप्पो वाली नंद भावच की मिसाली मोहब्बत का रिकॉर्ड तोड़ूंगी। और इसके जवाब में मुझे भाई डांट दिया करते थे। और आयशा से छोटी थी मायरा कासमी, जिसकी मुझसे जरा न बनती थी। वो मेरे आकाश भाई की बेस्ट फ्रेंड थी। मैं और मायरा हम उम्र भी थी, लेकिन इसके बावजूद जाने क्यों हम दोनों में 36 का आंकड़ा रहता था। ना उसे मैं बर्दाश्त करती थी, ना मुझे वो। हम दोनों का स्कूल भी एक ही था, जहां हमारी दुश्मनी बड़ी मशहूर थी। लेकिन अगर कोई ऐसा वक्त आ जाता जब मायरा और मेरी और मुझे मायरा की जरूरत होती, तो फिर हमसे अच्छा दोस्त कोई न था। एक ही खानदान के हार में मोतियों की तरह परोए हुए हम लोग बस वक्ती लड़ झगड़ सकते थे, लेकिन एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते थे। मेरी अम्मी एक हाउसवाइफ थी, जिन्होंने एक घर को ही नहीं खानदान को जोड़ रखा था। वो एक अजीम औरत थी, क्योंकि उन्होंने अपने तीनों बच्चों की तरबियत बहुत बाकमाल की थी। मेरे अब्बा रिटायर्ड बैंक ऑफिसर थे और अब उन्होंने अपना जनरल स्टोर खोल रखा था, जो शहर के बड़े स्टोर्स में शामिल था। जैसे पुप्पो ने मेरे अब्बा की शादी अपने दोस्त से करवाई थी, वैसे ही मेरे अब्बा ने भी पुप्पो की शादी अपने दोस्त से करवाई थी। पुप्पो और पुप्पा दोनों बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान थे, और पुप्पो तो मुझ पर जान छिड़कती थी। पुप्पो का घर हमारे पड़ोस में ही था, और अक्सर ही मैं उनके घर या आयशा मेरे घर पाई जाती थी। और आकाश भाई और मायरा छत पर कबूतरें उड़ाते रहते थे। मेरे बड़े भाई नकाश, वो बेहद रिजर्व और कमगो इंसान थे। किसी से भी 2-3 बातों से ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन मुझसे बात करते हुए वो जैसे बच्चे बन जाया करते थे। मुझे घर में सबसे बहुत मोहब्बत थी, लेकिन नकाश भाई मेरे लिए बहुत ज्यादा खास थे। बाकी बच्चे आयशा के भाई तैमूर भाई तो वो किसी गिनती में नहीं थे, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। चूंकि मैं इकलौती थी, इसलिए सब मेरे नाज नखरे उठाते थे। लेकिन तैमूर भाई एक झटके में मुझे मेरी औकात बताने लग जाते थे। मैं अक्सर सोचती थी कि ये तैमूर भाई जैसे लोगों को खुदा पैदा ही क्यों करता है। माथे पर 12 बजा कर रखने वालों के सिवा भी तो
दुनिया की गाड़ी चल ही सकती है। मुझे सबने बेहद प्यार किया था और ये मेरी माँ की बेहतरीन तरबियत थी कि मुझे इतना लाड प्यार ने बिगाड़ा नहीं था, बल्कि मुझे दूसरों का एहतराम और कदर करना सिखाया था। यूं ही सबकी मोहब्बतें समेटते मैं बड़ी हुई तो मुझे पता चला कि वो बात जो मैं यूं ही मजाक में कह दिया करती थी कि आयजा को अपनी भाभी बनाऊंगी, वो बात आयजा के दिल में खुप गई थी और उससे नकाश भाई से मोहब्बत हो गई थी। मुझे जब पता चला तो मैं बहुत खुश हुई और मुझे अच्छा लगा था आयजा का नकाश भाई से मोहब्बत करना, और मैं नकाश भाई को बताना चाहती थी ताकि जल्द से जल्द आयजा को हमेशा के लिए हमारे घर लाया जा सके। लेकिन फिर मुझे आयजा ने रोक दिया क्योंकि वो चाहती थी कि अगर नकाश भाई के दिल में उसके लिए जज्बात हैं तो वो इनका इजहार करे और फिर किसी रिश्ते में बन जाए। मुझे भी ये ठीक लगा था और इसलिए मैं चुप हो गई थी और इंतजार कर रही थी कि कब नकाश भाई आयजा और अपने मुतल्लिक बात करेंगे। लेकिन फिर भाई ने जो एक दिन बात की उसने मेरे साथ साथ अम्मी के पैरों तले से भी जमीन निकाल दी थी। भाई ने अचानक से बम ही तो फोड़ा था हमारे सरों पर। हुआ कुछ यूं था कि हमें अम्मी के मैके यानी हमारे ननियाल से शादी का दावतनामा आया था। अम्मी की भतीजी की शादी थी और दावतनामा देखकर तो सब हैरान थे ही। इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह थी कि मामू मुमानी खुद दावतनामा देने आए थे। वो मामू जिन्होंने बरसों मेरी अम्मी की शक्ल नहीं देखी थी, उन्हें अचानक से कैसे याद आ गया था कि उनकी एक अदद बहन भी है। यही बात सबके लिए हैरानी का बायस थी। अम्मी और मामू दोनों सौतेले बहन भाई थे। बाप एक था मगर माएँ अलग थी। मैं अम्मी से अक्सर अपने ननियाल के मुतालिक सवाल किया करती थी और अम्मी मुझे टाल दिया करती थी। सब बच्चों की तरह मेरा भी दिल करता था कि मैं छुट्टियों में अपने ननियाल में गुजारूं, लेकिन मैंने कभी अपने किसी ननियाली रिश्तेदार को नहीं देखा था। और जब मैं थोड़ी समझदार हो गई तो एक दिन मेरी अम्मी ने मुझे अपने पास बिठाकर सब कुछ बताया था। अम्मी ने बताया था कि बरसों पहले उनके अब्बा यानी मेरे नाना ने मेरी नानी से शादी कर ली, बावजूद इसके कि मेरे नाना पहले से शादीशुदा और एक बच्चे के बाप थे। अम्मी ने मुझे बताया कि तेरी नानी से तेरे नाना को मोहब्बत हो गई थी और शादी के बाद किसी दूसरे इंसान से मोहब्बत इसी सूरत होती है जब शादी घर वालों की मर्जी और खानदानी रस्म रिवाज की वजह से की गई हो। तेरे नाना की भी पहली शादी खानदान के रस्म रिवाज के मुताबिक जबरदस्ती खानदान में ही कर दी गई थी। तेरे नाना खासे रंगीन मिजाज आदमी थे और उनकी अक्सर दिन और रातें तवाइफों के कोठों पर गुजरती थी। और वहीं एक कोठे पर तेरे नाना ने तेरी नानी को देख लिया। तेरी नानी हालात के सितम जरीफी से तवाइफों के कोठे पर पहुंच चुकी थी और जब तेरे नाना इन पर दिल हार बैठे तो इन्हें मुंह मांगे दामों खरीद कर निकाह कर लिया और घर ले आए। थोड़ा हंगामा हुआ लेकिन फिर सब कुछ मामूल पर आ गया, क्योंकि तेरे नाना के खानदान में एक खानदानी बीवी के अलावा आर्जी बीवियां रखने का रिवाज था और इन निकाहों की मुद्दत 2-3 माह होती थी। लेकिन तेरे नाना नानी के केस में ऐसा नहीं था। दोनों को एक दूसरे से जबरदस्त किस्म की मोहब्बत थी जो खत्म होने वाली नहीं थी। और तभी मैं पैदा हुई। मेरा पैदा होना ही खानदान में फिर से एक जंग छिड़ गई थी, लेकिन तेरे नाना साबित कदम रहे थे। मैं थोड़ी बड़ी हुई तो हर शख्स को खुद से नफरत करते पाया था और सबको यही कहते सुना था कि एक तवाइफ की बेटी है ये, कोई कहता डाइन की बेटी है, वो डाइन जो एक बसा बसाया घर खा गई। तेरे रिजवान मामू वो तेरे नाना की पहली बीवी से थे और मुझसे बचपन से ही बहुत नफरत करते थे। मैं छोटी सी थी जब मुझे बुला वजह मारते या चारपाई से फेंक कर चले जाते थे और जब मैं गला फाड़ कर रोती तो तेरे नाना गुस्से में 2-4 तेरे रिजवान मामू को लगा दिया करते थे और यहीं से उनके दिल में मेरे तेरे नाना और नानी के लिए नफरत बढ़ती ही चली गई थी। इन्हीं नफरतों में मैं बड़ी होती गई थी। मेरे लिए मेरे अब्बा ढाल थे जो हर किसी की नफरत से मुझे बचाते थे। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ मुझसे छिन गया। अम्मा अब्बा का रोड एक्सीडेंट हो गया और वो दुनिया से चल बसे। मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी, कुछ भी नहीं बचा था मेरे पास। मैं भरी दुनिया में तन्हा हो गई थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सर पर आसमान है और ना पैरों तले जमीन। कुछ दिन बाद मैं माँ बाप के जाने के सदमे से संभली थी कि वो नफरतें मुझ तक पहुंचने लगी
जो अब्बा अम्मा मुझ तक पहुंचने से रोक दिया करते थे। मेरी ढाल बनने वाले मेरे माँ बाप दुनिया से चले गए तो मैं सौतेली माँ और सौतेले भाई के रहमो करम पर आ गई थी, जो बरसों दिल में मेरे लिए पाले नफरत के लावे को मुझ पर उंडेल रहे थे। मैं इन दिनों 10वीं क्लास के इम्तिहानात देकर रिजल्ट की मुंतजिर थी। मेरी सौतेली माँ ने सौतेलापन शुरू किया और हर रवायती सौतेली माँ की तरह जुल्म की शुरुआत घर के कामकाज करवाने से शुरू की और फिर गधों की तरह मुझसे काम करवाती जाती और बदले में मुझे गालियों से भी नवाजती थी। रिजवान भाई, जो थप्पड़ मुझे बचपन में ना मार सका था, फिर वो आते जाते अब मारने लगा और मैं रो धोकर चुप हो जाती थी, क्योंकि इसके सिवा मेरे पास कोई और रास्ता था न सर छुपाने को छत। जैसा भी था जो था, लेकिन मैं इस घर में महफूज तो थी। जितना भी जालिम होता, लेकिन रिजवान था तो मेरा भाई और मैं लड़की जात थी। रिजवान भाई के सिवा किसी और पर भरोसा भी नहीं कर सकती थी। सौतेला था, बुरा था, लेकिन मेरा महरम था, मेरा भाई था। मैट्रिक का रिजल्ट आया तो मैंने कॉलेज में एडमिशन लेने की बात की रिजवान भाई से, तो उन्होंने एडमिशन के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया और सौतेली माँ ने कह दिया था कि घर के कामकाज से नहीं भागने दूंगी, भले कॉलेज क्या नासा में भी दाखला ले लो। और ऐसे में तेरी पुप्पो ने मेरी मदद की थी। उस वक्त तेरे अब्बा के हालात भी ठीक नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद जब तेरी पुप्पो ने तेरे अब्बा से बात की तो उन्होंने मेरा एडमिशन भी तेरी पुप्पो के साथ ही करवा दिया था। कॉलेज में दाखला लेने के बाद भी मेरी रूटीन में कोई फर्क नहीं आया था। वही सुबह सवेरे उठना, घर साफ करना, नाश्ता बनाना, दिन के लिए सालन बनाना, बर्तन धोना और कॉलेज चले जाना, वापस आकर दिन के खाने के लिए रोटियां बनाना, कपड़े धोना और फिर से रात के खाने की तैयारी करने लग जाना। यही थी मेरी रूटीन, जो मुझे थकन से चूर कर देती थी, जिसकी वजह से मैं बिस्तर पर लेटते ही सो जाती थी। दाखला तो मैंने ले लिया था, लेकिन मुझे पढ़ाई का वक्त नहीं मिलता था और यही वजह थी कि मैंने 3rd डिवीजन में 12वीं पास की और तेरी पुप्पो ने 1st डिवीजन में। कॉलेज खत्म हुआ तो फिर से कोल्हुओं के बैल की तरह मैं घर के कामों में लग गई और इन्हीं दिनों तेरी पुप्पो की शादी हुई थी। और फिर तेरी पुप्पो की शादी के तकरीबन 1 साल बाद मेरी सौतेली माँ ने मेरी शादी अपने बुढ़े भाई से तय कर दी, जिसकी मेरी उम्र की 6 बेटियां थी और 2 बीवियां इसका तशद्दुद सहते सहते मर गई थी और एक तलाक लेकर जा चुकी थी। मेरी जालिम माँ मुझे इस जहन्नुम में झोंकना चाहती थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। फिर मैंने निकाह से 1 दिन पहले तेरी पुप्पो को फोन किया और अपनी हालत का बताकर मदद की फरियाद की, तो वो अगले दिन तेरे पुप्पा और अब्बा के साथ पुलिस को लेकर हमारे घर आ गई थी, जहां मेरी जबरदस्ती शादी करवाने के जुर्म में रिजवान भाई और उनकी मां को गिरफ्तार कर लिया गया और मैं तेरी पुप्पो के साथ उनके घर आ गई। खुदा बख्शे तेरी दादी को, वो भी इन दिनों हयात थी। और फिर तेरी पुप्पो और दादी ने मिलकर फैसला किया कि मेरी शादी तेरे अब्बा से करवा दी जाए और तेरे अब्बा को भी कोई एतराज नहीं था, सो हमारी शादी हो गई। रिजवान भाई और उनकी अम्मी जेल से छूटे तो हमारे घर आए और खूब हंगामा करके गए और मुझसे हर रिश्ता भी ख़त्म कर दिया था और मुझे भी उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना था। सो इसके बाद हमारा कभी राब्ता हुआ, ना ही आमना सामना हुआ था। अम्मी का माजी जानकर मुझे फिर कभी भी अपने ननियाल से मिलने की ख्वाहिश नहीं हुई थी, लेकिन फिर अचानक से मामू मवानी का आना और दावत देकर जाना काफ़ी अजीब था। लेकिन मेरी अम्मी फौरन से पिघल गईं। उन्हें लगा शायद उनके भाई को अक्ल आ गई है और उनका मैका बसने वाला है, इसलिए अम्मी ने तमाम फैमिली के साथ शादी पर आने की रजामंदी दे दी और फिर हम शादी के तकरीब अटेंड करने भी आए थे। तभी हमें पता चला कि अब मामू के हालात पहले से नहीं रहे। जमीन जायदाद और मेरे नाने वाला घर भी बिक चुका था और अब वो एक किराए के घर में रहते थे। रिजवान मामू की 3 बेटियां थी, जिनमें से एक की शादी हो चुकी थी और 2 कंवारी थी। मामू के साथ लाख इख्तलाफात सही, लेकिन मैं इस बात को कबूल करती थी कि मामू की बेटियां गजब की खूबसूरत थी और ख़ास तौर पर मामू की मंझली बेटी सलीना रिजवान आफत थी आफत। उसे देखकर तो मैं भी मुंजमद हुई थी, तो सिनफे मुखालिफ का क्या ही हाल होता होगा इसे देखकर। शादी में हमें काफ़ी प्रोटोकॉल दिया गया और शादी के बाद भी मुमानी हमारे घर हमसे मिलने आई तो बड़े इखलाक का मुजाहरा किया था। मुझे वो लोग इतने बुरे नहीं लगे थे जितना कि अम्मी ने बताया था मुझे।
मुझे रिजवान मामू की बेटी सलीना भी काफी अच्छी लगी थी। मिलनसार, खुशगुफ्तार और शोख और चंचल सी लड़की। लेकिन झटका तब लगा जब नकाश भाई ने सलीना से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया। नकाश भाई सलीना को देखते ही उसे दिल दे बैठे थे और अब उससे शादी करना चाहते थे। अम्मी हैरान थी और मैं परेशान कि एक आयजा भी तो थी जो कब से आस लगाए बैठी थी कि नकाश भाई उससे मोहब्बत का इजहार करें, लेकिन नकाश भाई को तो खबर भी नहीं थी। अम्मी की भी नकाश भाई के लिए आयजा को लाने की ही ख्वाहिश थी और वो कभी कभी अपने भाई से मिलजुल तो सकती थी, लेकिन उनसे इतना बड़ा रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती थी। अब्बा ने सब कुछ अम्मी पर छोड़ दिया कि वो जो भी फैसला करेंगी ठीक होगा, और अम्मी ने नकाश भाई को इनकार कर दिया कि वो सलीना को बहू नहीं बनाना चाहती। और भाई ने अम्मी की बात मान भी ली क्योंकि वो अम्मी के फर्माबरदार बेटे थे। लेकिन फिर वो चुप हो गए थे और खाना पीना भी छोड़ दिया था। और एक दिन बेख्याली में गाड़ी भी कहीं ठोक दी थी तो अम्मी का दिल निकलकर बाहर आ गया। भाई ठीक होकर घर आए तो अम्मी ने पुप्पो को बुला लिया और उन्हें सारी बात बताई। पुप्पो को भी लगता था कि आयशा और नकाश भाई एक दूसरे के लिए परफेक्ट होंगे, लेकिन जब नकाश भाई ही राजी नहीं थे तो पुप्पो किसी किस्म की जबरदस्ती भी नहीं चाहती थी, इसलिए खुशी खुशी मान गई। और फिर अम्मी और अब्बू के साथ जाकर सलीना का हाथ भाई के लिए मांगा था। मामू लोग तो जैसे इसी इंतजार में बैठे थे कि उन्होंने फौरन से हाँ कर दी थी। भाई ने सुना तो इनके चेहरे की रौनक लौट आई थी और दूसरी तरफ रोती बिलखती आयशा को मैंने बड़ी मुश्किल से संभाला था। घर में भाई की शादी की तैयारियां होने लगी और हम सब नाखुश होकर भी नकाश भाई की शादी में खुश थे क्योंकि नकाश भाई खुश थे। मेहंदी की तकरीब पर मैंने नोट किया था कि रिजवान मामू की छोटी बेटी अलीना आकाश भाई के आगे पीछे मंडला रही थी। शायद वो भी अपनी बहन के साथ हमारे ही घर में आना चाहती थी, लेकिन मायरा काज़मी इतनी आसानी से किसी को अपना हक मारने देने वाली नहीं थी और आकाश भाई भी इसके खतरनाक इशारों से खौफजदा से अलीना से भाग रहे थे। और मुझे तभी पता चला कि आकाश भाई और मायरा के दरमियान कुछ चल रहा है और ये सब देखकर मुझे हंसी आ रही थी। आयशा ने नकाश भाई की शादी का कोई भी फंक्शन अटेंड नहीं किया था। इसकी तबीयत ठीक नहीं थी और किसी ने इसे फोर्स भी नहीं किया था। खैर से भाई की शादी के फंक्शन निपट चुके थे और शादी के फंक्शंस में ही सूरत हाल को देखते हुए अम्मी और अब्बू ने पुप्पा और पुप्पा से मुशावरत करके निकाश भाई के वलीमे पर ही मायरा और आकाश भाई का निकाह करवा दिया और रुखसती मायरा की डिग्री मुकम्मल होने के बाद करने का फैसला हुआ था। सलीना को इस घर में भाई की वजह से ले तो आए थे, लेकिन खतरे की घंटी सबको बजती मालूम हो रही थी। लेकिन फिर थोड़े ही अरसे में सलीना की आदत और अतवार ने सबको गलत साबित कर दिया। वो भले रिजवान मामू की बेटी थी, लेकिन बहुत सीरत की नेक थी और मेरे साथ तो इसका पक्का दोस्ताना हो गया था। अम्मी अब्बू भी अब उससे मुतमईन नजर आते थे और नकाश भाई की तो वो जान बन गई थी। वो थी भी इतनी अच्छी। उसके आने के बाद मेरे लाड उठाने वालों में एक और फर्द का इजाफा हो गया था। लेकिन फिर अचानक से सब बदल गया था। अचानक से मेरी खुशियों भरी जिंदगी में बोनचाल आया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया और मुझे खुले आसमान तले अकेला छोड़ दिया था। और ऐसे लगता था जैसे मेरे पांव तले से जमीन भी छीन ली गई हो। मेरी जिंदगी में ऐसी क़यामत आई थी जिसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। सलीना भाभी मुझे रोज रात को दूध का गिलास देती थी और फिर मेरे बालों में उंगलियां फेरकर बिल्कुल बच्चों की तरह मुझे सुला कर जाती थी। और सलीना भाभी के हाथ से दूध पीने के बाद मुझे नींद भी बहुत अच्छी आती थी। एक दिन सलीना भाभी मेरे कमरे में आई तो वो दूध नहीं लाई थी, बल्कि आज वो मेरे लिए चॉकलेट लाई थी और मैं चॉकलेट देखकर बच्चों की तरह खुश हो गई थी। सलीना भाभी मुझे चॉकलेट खिलाकर चली गई तो मैं सोने के लिए लेट गई और लेटते ही मुझे नींद आ गई थी। मैंने नींद में ख्वाब देखा। वो बहुत ही अजीब ख्वाब था जिसमें मैंने देखा एक लड़के को मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गई है। वो लड़का ऊंचा, लंबा और दिलकश शख्सियत का मालिक था, लेकिन बहुत चाहने के बावजूद मैं इसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। इस लड़के की और मेरी शादी हो जाती है और फिर मुझे भी उससे मोहब्बत हो जाती है। हम दोनों एक साथ बहुत वक्त गुजारते हैं और फिर बहुत खुश होते हैं। जब एक दिन पता चलता है कि मैं हामिला हो गई हूँ, ये खबर सुनकर मैं और वो लड़का बहुत खुश होते हैं। और फिर मेरी गोद भराई की रस्म चल रही होती है कि अचानक शोर शराबे
और रोने की आवाज से मेरी आंख खुल जाती है। मैं एकदम जाग कर उठ बैठी तो देखा सामने मेरी अम्मी बैठी रो रही थी। मुझे समझ ना आया कि वो क्यों रो रही हैं, और जब मेरा हाथ मेरे पेट पर लगा तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरा पेट फूला हुआ था, वैसा ही जैसा अभी कुछ देर पहले मैंने ख्वाब में देखा था। मेरे एक तरफ डॉक्टर खड़ी थी जिसे जाने कब बुलाया गया था, मुझे पता ही न चला, और इसने टेस्ट करके जो खबर सुनाई वो बिजली बनकर हम पर गिरी थी। इस डॉक्टर ने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन कैसे, ये कैसे मुमकिन था? वो डॉक्टर झूठ बोल रही थी, झूठी रिपोर्ट्स दिखा रही थी, तो क्यों, वो ऐसा क्यों कर रही थी? मेरी अम्मी ने अपना सर पीट लिया और मुझे अपनी तरबियत याद करवाने लगी थी। मैंने उन्हें बताना चाहा कि वो डॉक्टर झूठ बोल रही है, लेकिन अम्मी मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। और फिर थोड़ी देर में सारे घर को मेरे बारे में पता चल गया था। वो लोग जो मुझ पर जान छिड़कते थे, एकदम से उनकी आंखों में मेरे लिए नफरत आ गई थी। मैं सबको यकीन दिलाते दिलाते थक गई थी, लेकिन कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। अम्मी अब्बू की ये फिक्र लग गई थी कि बदनामी अलग होगी और कोई मुझसे शादी भी नहीं करेगा। अम्मी मुझसे यही पूछती रहती थी कि वो कौन है जिसके साथ मैंने मुंह काला किया है, लेकिन मैं क्या बताती, मैं खुद कुछ नहीं जानती थी। सबकी बातों से कुछ दिनों में ही मुझे यकीन हो गया कि मैं सच में हामला हूँ। अम्मी अब कोई भी लूला लंगड़ा ढूंढकर मेरी शादी करवाना चाहती थी। जब अचानक कुछ बहुत ही अजीब हुआ था, कुछ ऐसा जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता था। हुआ कुछ यूं था कि जब मेरी माँ मेरे लिए लूले लंगड़े रिश्ते ढूंढ रही थी, तो तब तैमूर भाई ने मुझसे शादी करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। वो सब कुछ जानते हुए भी ये कर रहा था, तो सब हैरान थे। लेकिन फिर इसके बार बार इसरार पर एक शाम सादगी से मेरा निकाह तैमूर के साथ करके मुझे रुखसत कर दिया गया। फुफ्फो के घर में सबका रवैया कम से कम मेरे घर से बेहतर था, और मैं हैरान हुई जब मैंने तैमूर को बिल्कुल एक बदला हुआ तैमूर पाया। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था, उसने मुझे एक बार भी ताना नहीं मारा था। उसका रवैया हैरत अंगेज था, और मैं हर वक्त यही सोच सोच कर पागल हुई जाती थी कि कब और कैसे हुआ ये सब कुछ, मैं हामला हुई कैसे। लेकिन कोई भी सिरा हाथ नहीं आ रहा था। लेकिन एक दिन फिर एक बड़ा धमाका हुआ, और इसके साथ एक बहुत बड़े राज का खुलासा हुआ था। मैं अपने कमरे में थी जब मायरा ने आके बताया कि नकाश भाई ने सलीना भाभी को तलाक दे दी है। सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। ऐसा क्या हो गया था? वो शख्स जिसकी सलीना में जान बसती थी, उसने सलीना को छोड़ दिया था। ये बात नाकाबिले यकीन थी। मैं उठकर अपने माँ बाप के घर की तरफ भागी थी, जहाँ भाई ने सलीना को उसके सामान समेत निकाल बाहर किया था, और सलीना भाई के पांव पकड़े भाई से माफी मांग रही थी। लेकिन भाई कोई रायत देने के मूड में नहीं थे। मेरे अम्मी अब्बू अलग अपना सर पकड़े बैठे थे, और एक कोने में आकाश भाई शर्मिंदा शर्मिंदा से खड़े थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। और तभी एक बड़ा इंकशाफ हुआ। एक बड़े राज से पर्दा उठा था, जिसे सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वो करने के पीछे सलीना थी, क्योंकि वो इसीलिए तो हमारे घर आई थी ताकि सबको तोड़ सके। और नकाश भाई की मुझसे इतनी ज्यादा मोहब्बत उससे हजम नहीं हुई थी, इसीलिए उसने सबकी आंखों में मेरे लिए नफरत भर दी। और ये काम उसने नहायत ही चालाकी से किया था। वो अपने बाप के कहने पर बदला लेने हमारी जिंदगियों में आई थी, और इसका मकसद हमारी सारी दौलत समेटकर फरार हो जाना था। और इसके लिए सबसे पहले सबको एक दूसरे से बदजन करना था, जो बहुत ही आसानी से कर रही थी वो। उसने लंबी प्लानिंग के तहत मेरे लिए जाल बिछाया और मुझे तबाह करने के लिए बहुत मेहनत की थी। पहले मेरी दोस्त बनी थी, इतनी अच्छी दोस्त कि मैं आंखें बंद करके उस पर एतबार कर सकूं। और वो दूध जो वो मुझे हर रात मोहब्बत की गोली खिलाकर पिलाती थी, उसमें कुछ ऐसी अद्वयात होती थी जिससे मैं फौरन नींद में चली जाती थी। और उसके बाद वो हर रात मेरे कान में वो वाकयात दोहराती जो मैंने आखिरी बार ख्वाब में देखे थे। वो वाकयात ख्वाब की सूरत मेरे दिमाग में उसी ने डाले थे, और फिर चॉकलेट में एक ऐसा केमिकल मिला कर दिया जिससे मेरा पेट एक ही रात में हामला औरतों की तरह सूज गया था। और वो जो डॉक्टर मेरा चेकअप करने आई थी, और सलीना के साथ माँ मुझे जिस डॉक्टर के पास लाई थी, वो भी वही डॉक्टर थी, और सलीना की दोस्त थी जिसने गलत रिपोर्ट्स बना कर दी थी।
और सबने यकीन कर लिया था और सबके साथ साथ मुझे भी ऐसा मैनिपुलेट कर दिया था कि मुझे खुद भी यकीन होने लगा, क्योंकि उसने मुझे अद्वियात ही ऐसी खिलाई थी जिससे हामला होने के तमाम निशान मुझे खुद में नजर आ रहे थे, लेकिन दर हकीकत में हामला नहीं थी। ये सब इस सलीना रिजवान की चाल थी, मुझे इस घर और इस घर के लोगों की जिंदगियों से हमेशा के लिए दफा करने का। लेकिन फिर तैमूर ने मुझसे शादी कर ली और नकाश भाई को सलीना की असलियत भी तैमूर के जरिए ही पता लगी थी। तैमूर पहले से सलीना का प्लान जान चुका था, लेकिन मेरी तरह कोई इसकी बात पर यकीन न करता, इसीलिए चुप हो गया था। लेकिन जब उसने देखा कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है तो उसने मुझसे शादी कर ली और फिर अपनी तेज जराए से उसने सलीना और उसकी डॉक्टर दोस्त की वीडियो रिकॉर्ड करके भाई को भेज दी, जिसके बाद भाई ने सलीना को तलाक देने में 1 मिनट नहीं लगाया था और सलीना रो और गिड़गड़ा रही थी, लेकिन कोई फायदा ना था। भाई ने धक्के मारकर सलीना को घर से बाहर निकाल दिया था। मेरे माँ बाप और मेरे भाई मुझसे शर्मिंदा थे और जब उन्होंने मुझसे माफी मांगी तो मैं शर्मिंदा होकर उनके गले लग गई थी। बात पुप्पो के घर तक पहुंची तो वो भी दौड़ी चली आई और एक बार फिर से हमारे घर में सबके चेहरों पर रौनक लौट आई थी और सबसे ज्यादा शुक्रगुजार मैं तैमूर की थी, जिसकी वजह से मैं बेगुनाह साबित हुई थी और मेरी जिंदगी तबाह होने से बच गई थी। मैं वापस घर आई तो तैमूर ने फैसला मुझ पर छोड़ दिया कि मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ या नहीं, और मैं दौड़कर उसके सीने से लग गई। मैं उसके साथ रहना चाहती थी, भले थोड़ा खड़ूस था लेकिन मेरी लाइफ का हीरो था और फकत मेरा था वो। जिंदगी फिर से खुशियों से भर गई थी। शादी को 2 साल गुजर चुके थे और अब मेरा और तैमूर का नन्हा सा बेटा भी था और 2 माह पहले आकाश भाई और मायरा की शादी के साथ ही आयशा और नकाश भाई की शादी भी कर दी गई थी। गम का मौसम आया लेकिन ठहर नहीं सका और खुशियां लौट आईं।